इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 के संबंध में बुलाई गई है। उसमें उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री सैयद शहनवाज हुसैन साहब, मंच पर बैठे सचिव उद्योग विभाग, निदेशक उद्योग विभाग, निवेश आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रेस मीडिया के बंधुगण, खासकर जो हमारे एडिटर्स आए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पीयूष जी, हिंदुस्तान के विनोद बंधु जी, आलोक मिश्रा जी दैनिक जागरण, सतीश जी दैनिक भास्कर, प्रभात खबर अजय कुमार जी, हिंदुस्तान टाइम्स के विजय स्वरूप जी, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कैतान साहब, बीसीसीआई के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीआईआई, वैदिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार शुगर मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधिगण और खास तौर पे माननीय मंत्री जी ने विशिष्ट निवेशकों को आज बुलाया है, जिनको कि इथेनॉल में हमारी पॉलिसी के बाद रुचि डेवलप की है। श्री अजय कुमार बंसल जी, हाईटेक पाइप्स, श्री राजेश अग्रवाल जी, को फाउंडर माइक्रोमैक्स, श्री राकेश गुप्ता जी और राकेश ग्रोवर जी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंटीमेट अपैरल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अतिरिक्त जो हमारे खास निवेशक हैं, जिन्होंने हमारी पॉलिसी आने के बाद इस इथेनॉल के प्रोडक्शन यूनिट्स में रुचि दिखाई है, करीब 30 निवेशकों ने अभी तक पिछले एक माह के अंदर, जब से हम लोग इथेनॉल पॉलिसी बना रहे थे, रुचि दिखाई है और उन्होंने भारत सरकार के माध्यम से और हमारे स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से अपने आवेदन दिए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007-08 में ही इथेनॉल के इस प्रकार के प्रोडक्शन की परिकल्पना की थी और भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था कि देश पूरी दुनिया में मकई से और इस तरह के जो एग्रीकल्चर सरप्लस फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनसे पूरी दुनिया में इथेनॉल बनाया जाता है और भारत में भी हम लोगों को बनाने की अनुमति मिले, और खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में गन्ना और मकई दोनों का बहुत ही अच्छा उत्पादन है। 2018 में भारत सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, और फिर 2020 में मकई और चावल, ब्रोकन राइस और एक्सेस फूड ग्रेन से भी एथेनॉल को बनाने की अनुमति दी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी जो कि 15 साल पहले, लेकिन हम लोग को 15 साल वेट करना पड़ा। ये जो पॉलिसी बनी है, इसमें मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने
करीब करीब रोज इस पर चर्चा की है और बहुत ही वॉर फुटिंग पर हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी जब से विभाग का प्रभार संभाला है उसके दिन से ही इथेनॉल के बारे में ही सर हमसे चर्चा करते रहे हैं, और चाहे सुबह का 8 बज रहा हो, 7 बज रहा हो या रात के 11 बज रहे हो, सर ने इथेनॉल के संबंध में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, किस तरह से इसको बनाना है, उस पर चर्चा की है। मेरा परिवार में भी लोग बोलते हैं कि आपको इतने अच्छे मंत्री मिले हैं कि रात्रि के 10 बजे 11 बजे भी सर को अगर कोई चीज दिमाग में आती है, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, चाहे वो इथेनॉल के क्षेत्र में हो, चाहे वो पोर्ट के क्षेत्र में हो या फ्याडा से संबंधित हो, तो रात के 10 बजे 11 बजे भी सर हमको फोन करके और उस पर चर्चा करते हैं। और इसलिए ये विभाग बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें आप जैसा सर मंत्री मिला है जो कि इतना इन्वॉल्व है कि यहाँ के निवेशकों को लाने के लिए, और इसी का परिणाम है कि आज भी सर इतना बिजी थे कलकत्ता से, आज बहुत ही बड़े 4 निवेशक भी यहाँ पर उनके कहने पर, उनके आग्रह पर आप आए हैं। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इथेनॉल पॉलिसी जो हमारी 2021 की है उसमें कम से कम नहीं तो 5 या 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर, माननीय मंत्री जी के साथ और विभिन्न जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, विभाग हैं, उनके साथ हम लोगों ने बैठक की है और उससे जो निचोड़ निकल के आया वो हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इथेनॉल पॉलिसी से संबंधित जो हमारा बुकलेट है वो मिल गया होगा, आप इसको जरूर अध्ययन करें। इस अवसर पर मैं थोड़ा बहुत और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके संबंध में, क्योंकि अभी इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 के संबंध में विशेष रूप से प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको सारी बातें बताई जाएंगी। मक्का का उत्पादन बिहार में विगत वर्ष करीब 40 लाख मीट्रिक टन था और हर साल ये बढ़ रहा है। गन्ना का उत्पादन 160 लाख मीट्रिक टन है जो कि पिछले 1-2 साल का जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है, और उसका करीब करीब 50%, हरिनगर शुगर मिल के मैनेजर भी बैठे हुए हैं, उनका मैं चाहूंगा कि करीब 85% जो है वो शुगर मिल्स में क्रशिंग के लिए जाता है। यानी कि करीब करीब 40-50% गन्ना ऐसा है जो अभी शुगर मिल में क्रशिंग में नहीं जाता है, या तो वो खांडसारी गुड़ वगैरह के लिए जाता है या वो अन्य कामों में इस्तेमाल किया जाता है। धान का प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पर करीब 82 लाख मिलियन टन है, 82 लाख मेट्रिक टन। तो एक्सेस में ये धान भी है जो कि एफसीआई में रखा जाता है। इसके अलावा संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि 2006 से हम लोगों ने, जब से एनडीए की सरकार आई है तब से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसीज बनाना शुरू किया है। 2006 में आई, उसके बाद 2011 में, और इन दोनों का जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर हम लोगों ने 2016 की पॉलिसी बनाई, जिसमें कि सेक्टर एग्नोस्टिक ये पॉलिसी है, सेक्टर वाइज उसमें हम लोगों ने डिटेल्स में दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने मुख्यतः 2 सेक्टर्स को रखा है, एक है हाई प्रायोरिटी सेक्टर और एक है प्रायोरिटी सेक्टर। बाकी तो नॉन प्रायोरिटी और कुछ हैं जो कि पॉलिटिक इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जो बैंड सेक्टर है, जिसको हम इसमें प्रमोट नहीं करते हैं। तो हाई प्रायोरिटी सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग है, आपको बता दूं टेक्सटाइल और एपरल्स भी हमारा हाई प्रायोरिटी सेक्टर में है, और माइक्रोमैक्स के आप रखे हुए हैं तो आईटीएस और इलेक्ट्रॉनिक ईएसडीएम और आईटी ये भी हमारा इसमें प्रायोरिटी सेक्टर में है। ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग वो भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में है। और कोरोना के समय में हम लोगों ने इथेनॉल और कुछ और
ये सेक्टर्स को हमने प्रायोरिटी सेक्टर में लाया। हमारी जो मुख्यतः जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है, मेन पॉलिसी उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, SGST का रिइंबर्समेंट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रिइंबर्समेंट है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का रिइंबर्समेंट है, लैंड कन्वर्जन फीस, और इसके अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट की भी सब्सिडी है। एम्प्लॉयमेंट की सब्सिडी हम लोग जो ESI और इसमें आपका योगदान होता है उसके अंतर्गत देते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग इसमें सब्सिडी या कहिए या उसमें हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने कुछ दूसरे भी प्रमोशन पॉलिसीज निकाले थे। एक था वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, फ्लाई ऐश, एक वुड बेस्ड और एक एग्रीकल्चर में जो स्मॉल और माइक्रो स्मॉल सेक्टर्स था अप टू 5 करोड़ के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने स्पेशल पॉलिसी निकाली थी। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मेटल फैब्रिकेशन, ज्वेलरी, ये सबको भी हम लोगों ने इसमें प्रायोरिटी सेक्टर, पहले ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं थे, उसको हम लोगों ने रखा। इसके अलावा 5,500 करोड़ या 5,000 या 500% से अगर ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करता है, 500 करोड़ या 5,500 से ज्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो हम लोग उसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट पैकेज भी देते हैं, जो कि म्यूचुअली डिस्कस करते हैं हम लोग इस पे। कोरोना के पीरियड में जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने दो मेन स्कीम्स निकाली थी। एक था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन स्कीम और एक है PSU क्लस्टर स्कीम। ये दोनों में हम लोग बहुत छोटे माइक्रो यूनिट्स के रूप में हम लोगों ने वैसे यूनिट्स को प्रमोट किया जो कि कोरोना काल में जो हमारे वर्कर्स जो बाहर काम करते थे, खासकर पंजाब साइड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कलकत्ता में, उस तरह के वर्कर्स आए थे। बहुत से लेदर के थे, बहुत से अपरेल सेक्टर के थे, कुछ ब्रिक्स वगैरह बनाने वाले थे। तो उन सब के लिए एक इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करने के लिए हम लोगों ने DMs को दिया और मुझे खुशी है कि करीब करीब 150 ऐसे यूनिट्स जो कि 10 लाख 12 लाख के अंदर के हैं, जिसमें कि एप्रल्स के भी यूनिट्स हैं, जिसमें लेदर के यूनिट्स हैं, जूता चप्पल बनाने के हैं, या लोहे का जो ग्रिल्स वगैरह काम करते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह का काम है, या मधुमक्खी और इस तरह के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी है। तो इन सब के करीब करीब 150 क्लस्टर्स हमारे पूरे राज्य में हैं। और चनपटिया में तो करीब एक ही जगह पर, चनपटिया बेतिया में है, वहां पर एक ही जगह पर करीब 50-60 लोग इस तरह से छोटे यूनिट्स में काम कर रहे हैं, जिनको PMEGP से भी और हमारा जो इनोवेशन फंड है उससे लिया है। और उसमें मुझे जो बताया गया, अभी सेक्रेटरी साहब गए थे वहां पर, मुझे पता चला कि करीब करीब 100 और लोग हैं जो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं छोटे छोटे यूनिट्स के माध्यम से, ताकि वहां की जो लोकल मार्केट है उसको हम लोग कवर कर सकें। इसके अतिरिक्त 2018 से हम लोग के यहाँ पर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, जिसके अंदर हम लोग 10 लाख रुपए का प्रावधान करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए। उसमें 50% यानी 5 लाख जो है वो ग्रांट है, सब्सिडी है, और 5 लाख रुपए जो है वो लोन है विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसी की तर्ज पर आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत अभी अन्य जो छूट गए थे SC, ST और EBC के अलावा अब जनरल और सारी महिलाओं को और OBC कैटेगरी जो हमारी है उन सबके लिए भी एक स्कीम लाई जा रही है। अगले वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। इसमें 5 लाख का अनुदान होगा और 5 लाख का ऋण होगा। उसमें भी केवल जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 1% ब्याज पर रखा गया है। महिलाओं के लिए उसमें भी 0 इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है। इसके अलावा अभी जैसा आप लोगों से डिस्कस हो रहा था कि सिंगल विंडो सिस्टम, पहले हम लोग का था कि स्टेज 1 क्लियरेंस, आप लोग बता दें, स्टेज 1 क्लियरेंस में 30 दिन का हम लोग समय लेते थे। अब हम लोगों ने ये किया है कि प्रोविजनल स्टेज 1 क्लियरेंस जब आप अपना इंडस्ट्रियल प्रमोशन बोर्ड में जब आप अप्लाई करते हैं तो अब आपको 10 दिनों के अंदर हम लोग प्रोविजनल क्लियरेंस देंगे। ये पिछली बैठक में भी आप लोग को याद होगा, पिछली बैठक में भी हम लोगों ने इसको पारित किया है।
इसके अलावा हम लोग SLBC के प्लेटफॉर्म को भी यहाँ का CD रेशियो बढ़ाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने मेजर एक किया है कि हाई प्रायोरिटी सेक्टर खासकर इथेनॉल के लिए हम बियाडा की जमीन को प्रायोरिटी पर देंगे और प्रत्येक सप्ताह हम लोग इसकी बैठक करेंगे। हर एक फ्राइडे को इसकी बैठक होगी और उसमें इथेनॉल या अन्य जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको हम जमीन का अलॉटमेंट का निर्णय उस पर लिया जाएगा और अगर किसी एक प्लॉट पर किसी को हाई प्रायोरिटी का है तो इथेनॉल विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर इट। तो ये हम लोगों ने वो लिया है। इसके अलावा हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि आपको विभिन्न विभागों को भी उसमें हम लोग कॉमन एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू उसको जोड़ रहे हैं और ये भी हम लोग निकट भविष्य में इसका भी हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा SIDP सेक्रेटेरिएट है, अभी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कितने दिनों में आपके यहाँ से क्लियरेंस मिलता है जो भी आपका रिइंबर्समेंट का है, तो उसके लिए भी हम लोग SIDP का जो सेक्रेटेरिएट है उसमें हम लोग आउटसोर्सिंग करके भी एक PMA बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, और उसके अलावा उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं अभी डेपुटेशन पे आते थे, अब उनको हम पूर्णकालिक रूप से उसमें रखने जा रहे हैं ताकि जो भी आपका रिइंबर्समेंट का और हैंड होल्डिंग का जितना कार्य है वो लोग करेंगे ताकि हर एक कदम पर हम आपके साथ चलें ताकि आपको जो प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन ये NOCs हैं, क्लियरेंसेस हैं, ये सब आपको मिले, जल्दी से जल्दी मिले। इसके अलावा आपका जितना भी रिइंबर्समेंट के क्लेम्स हैं वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसको करें। उसके लिए हम लोग अलग से एक अलग गाइडलाइंस निकाल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अब जैसा कि माननीय मंत्री जी का निर्देश हुआ था कि अब हम लोग स्पेसिफिक पार्क लेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के रूप में अब चल रहे हैं। इसके आधार पर हम लोग अब जैसे प्लास्टिक एंड रबर इंडस्ट्री के लिए अलग से पार्क बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ESDM इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में अलग से हम लोग बेगूसराय में इसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल भी दिया है, 200 एकड़ इसमें रिजर्व कर रहे हैं। फूड पार्क के लिए हम लोगों ने मोतीपुर जो मुजफ्फरपुर में है, उसी तरह से टेक्सटाइल पार्क के लिए करीब 150 एकड़ जमीन हम लोग कुमारबाग बेतिया में कर रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार का टॉय पार्क, बल्क ड्रग पार्क और सोलर पावर प्लांट के लिए भी हम लोगों ने एनर्जी डिपार्टमेंट को करीब 2200 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं इसमें, और माननीय मंत्री जी का खास इसमें वो रहता है कि हम लोग जितना भी ये कार्य है वो 100 दिनों के अंदर हम लोग पूर्ण करें। और मैं आपको मंत्री जी आश्वस्त करता हूं कि अगले 3 महीना के अंदर जो है, जो ये हमारी योजनाएं जो आपने हमको कहा है कि ये सब चीजें करनी है, बियाडा का रिफॉर्म्स करना है, बियाडा की जमीन का जो रेट्स वगैरह के संबंध में है उसमें किस तरह से हम लोग पैसा जो लेते हैं उसके लिए क्या किस्त बने, इन सब चीजों के ऊपर प्लस जो हमारी पॉलिसीज है उसमें और हम किस किस सेक्टर में और अच्छी निवेश के लिए पॉलिसी ला सके, ये सब अगले 3 महीना के अंदर सर हम पूरा आश्वासन देते हैं कि हम लोग करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों का, खासकर माननीय मंत्री जी का, इन्होंने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था और कल रात में ही आए हैं और आज ही इनको फिर वापस जाना है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया है। इसी के साथ आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।